नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हिंदी अनमोल ऑनलाइन डिजिटल चैनल पर। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। आज तीसरी क्लास होगी। पिछली 2 कक्षाओं में हमने पढ़ लिया है, हिंदी के अर्थ को देखा, साहित्य के अर्थ को देखा, इतिहास के अर्थ को देखा, इतिहास की परिभाषाएं देख ली हैं। अब आइए हम लोग इतिहास लेखन की परंपरा को देखते हैं। ठीक, तो आप लोग हेडिंग डालिए, इतिहास लेखन की पद्धति। जिन बच्चों ने पीछे की क्लास नहीं देखी है वो पीछे की क्लास जरूर देख लें, तभी आगे समझ में आएगा। ज्यादा लंबी लंबी क्लासें नहीं है, छोटी छोटी ही क्लासें हैं। केवल आप मान के चलिए आधे घंटे से कम की क्लासें होंगी या बहुत होगा तो 4-5 मिनट ऊपर होगा, बस। इससे ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, इतिहास लेखन की पद्धति। इतिहास लेखन की पद्धति, पद्धतियां कर दीजिए, पद्धतियां या परंपरा। इतिहास लेखन की पद्धतियों को जब हम लोग देखते हैं तो एक नहीं कई पद्धतियां हम लोगों के सामने नजर आती है। तो सारी पद्धतियों को हम लोगों को नहीं पढ़ना है जो हमारी परीक्षा में उपयोगी है, केवल हम मुख्य उन्हीं पद्धतियों को पढ़ेंगे। और इतिहास लेखन की कई सारी पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। जब इतिहास लिखने की प्रक्रिया चली उसके बाद बहुत सी पद्धतियों का प्रयोग किया गया जो हमारे लिए उपयोगी है, केवल हम उन्हीं पद्धतियों को देखेंगे। तो आप लोग इसमें पहली देख लीजिए, वर्णानुक्रम पद्धति। आप लोग ऐसे इसको पहले मोटे तौर पर इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर बारीकी से समझ लेंगे। ठीक, आप इसमें सबसे पहले डालिए वर्णानुक्रम पद्धति। इसका प्रयोग किसने किया है? इसका प्रयोग किया है गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने। गारसा दत्तासी और किसने? शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर। उसके बाद दूसरी पद्धति कौन सी है? हमारी कालानुक्रम पद्धति है। इसको हम लोग देख लेंगे, कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति में कौन कौन से हैं? ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। ग्रियर्सन और कौन है? मिश्र बंधु। उसके बाद तीसरी पद्धति कौन सी है? तीसरी पद्धति है हम लोगों की वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति। हम लोगों का पेपर यहीं से बनता है, इतनी ही पद्धतियों से बनता है, इसलिए हम लोग इतनी ही पद्धतियों के बारे में जानेंगे। इसका प्रयोग किसने किया? गणपत चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त ने किया। उसके बाद हम लोग कौन सी पद्धति देखेंगे? विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति, इसके बारे में हमने बता दिया था। इसके जनक कौन है? तेन है। तेन आधुनिक इतिहास के जनक भी माने जाते हैं। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया है? सबसे पहले इसके प्रयोक्ता कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। इन्होंने विधेयवादी पद्धति में अपना इतिहास लिखा है। लिख लीजिए रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। इतिहास लेखन की पद्धतियों को हम लोग देख रहे हैं। पहले देखेंगे वर्णानुक्रम पद्धति को, फिर देखेंगे कालानुक्रम पद्धति को, फिर देखेंगे वैज्ञानिक पद्धति को और उसके बाद
विधेयवादी पद्धति को देखेंगे। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया है? गार्सा दत्तासी और सीसी सेंगर ने किया है। कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया है? ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने किया है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किसने किया है? गणपति चंद्र गुप्त ने किया है। अब विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने किया है। इसके अलावा एक दो पद्धति हम और देख लेते हैं। कौन सी? हम लोग देख लेते हैं समाज शास्त्रीय पद्धति और आलोचनात्मक पद्धति। समाज शास्त्रीय पद्धति और आलोचनात्मक पद्धति। ठीक, इतनी पद्धतियों के बारे में हम लोग देखेंगे। वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति और समाजशास्त्रीय पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति। इसके अब इसको नोट डाउन करने के बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिए वर्णानुक्रम पद्धति। ठीक, चलिए लिखिए वर्णानुक्रम पद्धति। इसके बारे में लिखिए वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम से रचनाकारों का परिचय देना वर्णानुक्रम पद्धति कहलाती है। तो आप इसमें लिखिए वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम रचनाकारों का परिचय देना परिचय देना वर्णानुक्रम पद्धति है। वर्णानुक्रम पद्धति है। यह पद्धति शब्दकोश की तरह होती है। यह पद्धति शब्दकोश की तरह होती है। ये पद्धति कैसी है? सबसे प्राचीन पद्धति है। सबसे प्राचीन पद्धति है। और उसके बाद यह अमनोवैज्ञानिक पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धति है। वर्णानुक्रम पद्धति कैसी पद्धति होती है? जब इतिहास के बारे में हम लोग बताते हैं और जो हमारे पुराने इतिहासकार हैं, जो हमारे कवि हैं, जो रचनाकार हैं, अगर हम उनका वर्णन कर रहे हैं और वर्णन भी किस प्रकार से कर रहे हैं? वर्णों के हिसाब से कर रहे हैं। जैसे का से किसी का नाम हो गया, जैसे कालिदास हो गया किसी का नाम, और किसी का नाम कबीर हो गया, तो हम क्या करेंगे? कालिदास, कबीर
इन सबका पहले वर्णन करते हुए चले जा रहे हैं। तो ये कैसी पद्धति हो गई? वर्णानुक्रम पद्धति हो गई। लेकिन हिंदी के हिसाब से नहीं किया जाता था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि काखा गाखा के अनुसार किया गया, ऐसा नहीं है। जो वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई गई थी वो अंग्रेजी के हिसाब से अपनाई गई थी। ABCD जो अंग्रेजी पद्धति से लिखी गई है उस हिसाब से लिखा गया था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वर्णानुक्रम पद्धति में जो रचनाकारों का परिचय दिया गया है, जो उनकी रचनाओं का परिचय दिया गया है, वो किस हिसाब से दिया गया है? वर्ण के हिसाब से दिया गया है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि किस वर्ण में दिया गया, तो आप लोग भले इतिहास हिंदी का लिखा जा रहा है, लेकिन उन्होंने जब वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया तो वर्णों का जो प्रयोग किया है वो अंग्रेजी के वर्णों का प्रयोग किया है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब इसके साथ साथ इस पद्धति का प्रयोग किसने किसने किया है, ये चीज आपको समझ में आई। वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णों के हिसाब से रचनाकारों का परिचय देना कौन सी पद्धति कहलाती है? वर्णानुक्रम पद्धति कहलाती है। सबसे प्राचीन पद्धति है और ये आमनोवैज्ञानिक पद्धति है। अब इसका प्रयोग किसने किया है ये लिखिए। गार्सा दतासी ने, गार्सा दतासी ने अपने इतिहास ग्रंथ कौन से इतिहास ग्रंथ में? इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी, लिटरेचर लिटरेचर हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी ये किसका इतिहास ग्रंथ है? गार्सा दतासी। इस्तवार डाला लिटरेचर हिंदुस्तानी 25 बार जीभ मुड़ेगी, इसको पढ़ेंगे, आप पढ़ के देख लीजिए। इस्तवार डाला लिटरेचर हिंदुस्तानी। आप जब जीभ की ऐसी तैसी हो जाए आप ये समझ लीजिए कि और किसी की रचना नहीं, किसकी है? तासी की। किसकी? तासी। जब 25 बार आपकी जीभ मुड़े, आपको लगे कि हाँ अब जीभ बहुत बार मुड़ रही है, तो किसकी रचना देख समझिएगा? तासी की। इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी किसकी रचना है? गार्सा दतासी की। किसमें लिखा गया है? वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। और किसने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है? शिव सिंह सेंगर ने। तब इनकी भी देख लेते हैं कौन सी रचना है। शिव सिंह सेंगर, इनकी कौन सी रचना है? इनकी रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज ने इसी पद्धति का प्रयोग किया है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा शिव सिंह सरोज किस पद्धति में लिखा गया है? वर्णानुक्रम पद्धति। शिव सिंह सरोज के रचनाकार शिव सिंह सेंगर। इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी के रचनाकार गार्सा दतासी।
गार्सा दातासी ने अपने इतिहास लेखन में किस पद्धति का प्रयोग किया है? वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। वर्णों के हिसाब से रचनाकारों का परिचय किस पद्धति में दिया जाता है? वर्णानुक्रम पद्धति में दिया जाता है। ठीक, ये हो गई आपकी वर्णानुक्रम पद्धति, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन लिया गया है और आगे भी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनी है। ठीक, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोग दूसरी पद्धति के बारे में लिखिए। कौन सी? कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, इसको कालानुक्रम पद्धति बोलते हैं, काल अनुक्रम पद्धति बोलते हैं। अब इसमें लिखिए, जन्मतिथि के आधार पर रचनाकारों का परिचय देना। जन्मतिथि के आधार पर, जन्मतिथि के आधार पर रचनाकारों का परिचय देना। रचनाकारों का परिचय देना कौन सी पद्धति कहलाती है? कालानुक्रम पद्धति कहलाती है। कालानुक्रम पद्धति कहलाती है। ठीक, ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ, आगे लिखिए, ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, यहां से इनका नाम शुरू हो रहा है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑफ हिंदुस्तान में इसी पद्धति का प्रयोग किया है, में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया है? ग्रियर्सन ने किया है। और कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया है? मिश्र बंधुओं ने किया है। ठीक, ग्रियर्सन ने अपने इतिहास लेखन में अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। और मिश्र बंधु की रचना का नाम है मिश्र बंधु विनोद। किस रचना में किया है? मिश्र बंधुओं की रचना कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद में इसी पद्धति का प्रयोग किया, में इसी पद्धति का प्रयोग किया है।
कालानुक्रम पद्धति का कौन प्रयोग करता है? ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने किया है। कौन सी रचना? ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। ये रचना द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ लिटरेचर हिंदुस्तान, ये सीटेट में भी पूछा जा चुका है, यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है, और ना जाने कितनी परीक्षाओं में ये रचना दे करके इनके रचनाकार का नाम पूछा गया है कि इस इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ग्रियर्सन। आप लोग इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद मिश्र बंधु विनोद जो रचना हुई है किसके द्वारा हुई है? मिश्र बंधुओं द्वारा हुई है। और इसकी रचना हुई किस पद्धति में हुई है? कालानुक्रम पद्धति में हुई। ये भी पूछा गया है। मिश्र बंधु विनोद की रचनाकार कौन है? तो मिश्र बंधु है। ठीक, आगे देखिए, आगे वाली पद्धति कौन सी है? वैज्ञानिक पद्धति। इतिहास लिखा जा रहा है, लेकिन इतिहास लिखने वाला भी बाहर के व्यक्ति, और इतिहास लेखन में जो पद्धति यूज हो रही है वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वो भी कौन से सिस्टम से यूज हो रही? अंग्रेजी सिस्टम से। मतलब कि इतिहास लिखा जा रहा है भारतीयों का, हिंदी इतिहास किसका है? भारतीयों का है। हिंदी बोलने वाले कौन है? भारतीय है, लेकिन इतिहास लिख कौन रहा है? कोई बाहर का व्यक्ति। ये बड़ी ही शर्म की बात है भारतीयों के लिए कि हमारे बारे में लिखा जा रहा है। हम अपने बारे में जितना बेहतर जान सकते हैं कोई बाहर का व्यक्ति नहीं जान सकता, लेकिन इतिहास लेखन की प्रक्रिया जब चालू हुई, जब लिखा जाने लगा, तो बाहर का ही व्यक्ति लिख रहा है। अब कौन लिख रहा है इसको हम आगे बताएंगे। आपको बता चुके इतिहास लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति को लिखा गया, उसके बाद हमने देखा कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया। अब इसके बाद देखते हैं वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति, इसका प्रयोग कौन कर रहा है? आइए देखते हैं वैज्ञानिक पद्धति। प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है। प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण किया जाता है। भाषा के विकास क्रम को ध्यान भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रखना। भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रखना। विकास क्रम को ध्यान में रखना। रचनाकार पर युगीन परिस्थितियों का प्रभाव। रचनाकार पर युगीन परिस्थितियों का प्रभाव। का प्रभाव। और सबसे पहले प्रयोगकर्ता कौन है इसके? वैज्ञानिक पद्धति के सबसे पहले प्रयोगकर्ता कौन है? यहां लिखिए, सबसे पहले प्रयोगकर्ता। सबसे पहले प्रयोगकर्ता कौन है? गणपति चंद्रगुप्त। गणपति
चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त। रचना का क्या नाम है इनके, जिस रचना में इन्होंने प्रयोग किया उस रचना का क्या नाम है? इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक पद्धति में जो लिखी गई रचनाएं होती थी उसका विश्लेषण किया जाता था। उसके बाद भाषा के विकास क्रम को भी देखा जाता था कि कब कैसे किया गया, कौन सा व्याकरण के दृष्टि से सही है, कौन सा व्याकरण की दृष्टि से गलत है, इसका भी विश्लेषण किया जाता था। रचनाकार, जिस युग में रचनाकार रचना कर रहे थे उस रचनाकारों पर कौन सी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा, ये सब चीजें इसमें देखी गई। उसके बाद सबसे पहले प्रयोगकर्ता कौन है? गणपति चंद्रगुप्त है। और इनकी रचना का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये क्वेश्चन आता भी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये रचना देकर के पूछ लेता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार का नाम बताइए, तो आप लोग क्या बताएंगे? गणपति चंद्रगुप्त। ये भी पूछ लेता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किस पद्धति में लिखा गया है, इसमें नाम पहले से ही छिपा हुआ है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। वैज्ञानिक इतिहास है तो वैज्ञानिक की पद्धति में लिखा जाएगा। और ये भी पूछ सकता है प्रवृत्तियों का विश्लेषण किस पद्धति में किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? वैज्ञानिक पद्धति में किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के सबसे पहले प्रयोगकर्ता गणपति चंद्रगुप्त। इसके अलावा इसमें और कोई क्वेश्चन बनने की उम्मीद नहीं है। ठीक, आइए देखते हैं अगली पद्धति, विधेयवादी पद्धति, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। अगली पद्धति हम लोग देख रहे हैं विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति, यहां से क्वेश्चन हर बार हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको आप क्या करेंगे? मोस्ट 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 वेलकम, मतलब 1 2 3 4 5 8 जितने स्टार देना चाहते हैं आप दे लीजिए। बिल्कुल, ये हर बार यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, तो आप इसको इंपॉर्टेंट में लगा दीजिए, आए या ना आए लेकिन याद ये होना चाहिए आप लोग। ठीक, आइए लिखते हैं। इस पद्धति के जनक तेल हैं। इस पद्धति के जनक तेल हैं, तेल हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है, ये हमने आपको बता भी दिया था, लेकिन एक बार फिर से इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। कौन से 3 भाग हैं? नंबर 1 जाति, नंबर 2 वातावरण, नंबर 3 क्षण। ये 3 भागों में बांटा गया है। अब इसमें और क्या विशेषता है? हिंदी में प्रथम प्रयोक्ता इसके कौन है? सबसे पहले हिंदी में प्रथम प्रयोक्ता या प्रथम प्रयोग करने वाले, यहां पर स्टार लगाओ, यहां लिखो हिंदी में प्रथम प्रयोक्ता में
प्रथम प्रयोक्ता या प्रथम प्रयोग करने वाले, प्रथम प्रयोग करने वाले, प्रथम प्रयोग करने वाले कौन? रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। अब आपसे क्वेश्चन यहां से पूछेगा, विधेयवादी पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता कौन? रामचंद्र शुक्ल। ठीक, विधेयवादी पद्धति में किन 3 चीजों पर बल दिया गया? आपको ये 3 ऑप्शन दे देगा, जाति, वातावरण, क्षण। इसके अलावा आपको एक ऑप्शन और दे देगा, कोई भी आपसे उठा के दे देगा, आर्थिक लिख देगा। तो आप लोग ये जब ये चीजें आपको पता रहेंगी तो आप लोग आर्थिक को गलत कर दोगे। ठीक, आइए आगे लिख लेते हैं। इसमें रचनाकारों का परिचय, इसमें रचनाकारों का परिचय, इसमें रचनाकारों का परिचय कालानुक्रम पद्धति में होगा, कालानुक्रम पद्धति में होगा, पद्धति में होगा। ठीक, और इसमें कौन सी बातें हैं? इसमें प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी होगा, इसमें प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी होगा, इसमें प्रवृत्तियों का विश्लेषण होगा। ठीक, इसके अलावा और इसमें क्या है? इसमें तुलनात्मक दृष्टिकोण भी इस पद्धति में अपनाया जाता है, तुलनात्मक दृष्टिकोण भी इस पद्धति में अपनाया जाता है, अपनाया जाता है। ये रही इसकी मुख्य बातें। विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है? तेन। इसके प्रथम प्रयोक्ता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। हिंदी की इसमें रचनाकारों का परिचय किस पद्धति में होगा? कालानुक्रम पद्धति में होगा। इसमें प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी किया जाएगा। ये किस चीज में मिलता था? वैज्ञानिक पद्धति में। तुलनात्मक दृष्टिकोण भी अपनाया जाएगा, मतलब ये कौन पद्धति में होता था? आलोचनात्मक पद्धति। तो सभी पद्धति को थोड़ा थोड़ा जो उसमें अच्छी बातें थी उसको अपनाकर कौन सी पद्धति बनाई थी? विधेयवादी पद्धति। इसीलिए लेखन में सबसे अच्छी पद्धति किसको माना गया है? विधेयवादी पद्धति को माना गया है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि लेखन की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। अब इसके बाद आप लोग लिखिए आलोचनात्मक पद्धति। यहां पर आप ये भी एक चीज लिख लीजिए, लेखन, इतिहास लेखन की सबसे अच्छी पद्धति मानी जाती है। पूरा लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे, डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। इतिहास लेखन की सबसे अच्छी पद्धति मानी जाती है, मानी जाती है। ठीक, अब यहां पर आपको डाउट नहीं रहे। इतिहास लेखन की सबसे अच्छी पद्धति विधेयवादी पद्धति। हिंदी में विधेयवादी पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता रामचंद्र शुक्ल। इसका परिचय किस कालानुक्रम में दिया जाता, किस पद्धति में दिया जाता है? कालानुक्रम पद्धति में।
इसमें प्रवृत्तियों का विश्लेषण होता है और तुलनात्मक दृष्टिकोण को भी अपनाया जाता है। आप लोग नोट डाउन करिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग में डाल लीजिए आप लोग आलोचनात्मक पद्धति। आलोचनात्मक पद्धति। आलोचनात्मक पद्धति, इसमें लिखिए रचनाकारों व रचनाओं का परिचय से ज्यादा रचनाकारों व रचनाओं के परिचय से ज्यादा रचनाओं के मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। इसमें क्या होता है, रचनाकारों व रचनाओं के परिचय से ज्यादा किस पर बल दिया जाता है, मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। रचनाओं परिचय से ज्यादा रचनाओं के परिचय से ज्यादा रचनाओं के मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। पहली बात तो ये हो गई इसमें। उसके बाद दूसरी की बात, इसमें क्या है, रचनाकारों के परिचय के साथ रचनाकारों के परिचय के साथ शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर रचनाओं की समीक्षा करना, ये हो गई इसमें दूसरी की बात। उसके बाद और क्या है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कब लिखा था, 1938 में। इसमें क्या है देखते हैं। आलोचनात्मक पद्धति, रचनाकारों और रचनाओं के परिचय से ज्यादा इसमें रचनाओं के मूल्यांकन पर, मतलब जो रचनाएं होती थी उसके मूल्यांकन पर ज्यादा बल दिया जाता था। रचनाकार
के और रचनाओं के परिचय के बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती थी, या की भी जाती थी तो थोड़ी चर्चा होती थी। उनकी रचनाओं पर जो क्या रचना की है, किस माध्यम से की है, उसका मूल्यांकन किया जाता था और शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाता था। और ऐसी कौन सी रचना मिलती है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। वो किसकी रचना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है। आलोचनात्मक पद्धति में लिखा गया इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसमें पद्धति की याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर ही नाम छिपा हुआ है। आलोचनात्मक इतिहास जो लिखा गया था, आलोचनात्मक पद्धति से ही लिखा गया था। रचनाओं का मूल्यांकन किसमें होता है? आलोचना में ही होता है। ये चीजें हम लोग जानते हैं पहले से ही। और किस आधार पर आलोचनाओं का मूल्यांकन किया जाता था? शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर रचनाओं का मूल्यांकन किया जाता था। ठीक, आइए एक बचा है, हम लोग और उसको देख लेते हैं। समाजशास्त्री पद्धति। समाजशास्त्री पद्धति हेडिंग में डाल लीजिए। समाजशास्त्री पद्धति। इसके अंदर लिखिए, रचनाकारों के परिचय के साथ साथ रचनाकारों के परिचय के साथ साथ इस बात पर बल देना कि इस बात पर बल देना कि रचनाकारों के परिचय के साथ साथ इस बात पर बल देना कि अपने समाज से क्या ग्रहण किया तथा रचनाकार का समाज पर प्रभाव। उसने समाज से क्या ग्रहण किया? उसने समाज से क्या ग्रहण किया तथा रचनाकार का समाज पर प्रभाव। रचनाकार का समाज पर प्रभाव क्या ग्रहण किया और समाज पर उसका क्या प्रभाव। समाजशास्त्री पद्धति का कहने का मतलब ये है कि इसमें रचनाकारों का परिचय तो होता है, हर पद्धति में किया जाता है रचनाकारों का परिचय। इसमें उसने समाज से क्या ग्रहण किया है और उसकी रचना से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये किस पद्धति के अंतर्गत आता है? समाजशास्त्री पद्धति के अंतर्गत आता है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। अब इसको अब आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या? इतिहास के स्रोत, लेखन पद्धति की परंपराएं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण थी, हम लोगों ने देख लिया, अच्छे से समझ लिया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। आपको जो पद्धति नहीं समझ में आए वो भी आपको दोबारा से फिर से बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग हिंदी अनमोल चैनल को आगे सब्सक्राइब करवाइए और ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। जय हिंद, धन्यवाद।